को शेड ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाके शेड ठोक दीजिए। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिंदी के सेट 1 का सॉल्यूशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो आज का। क्वेश्चन फर्स्ट जो है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो है ये पैसेज से है। पैसेज यहाँ पर नहीं लिखे हैं लेकिन उसका आंसर लिख दिए हैं। पहला क्वेश्चन था गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था, तो आंसर होगा गांधी जी के पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। दूसरा क्वेश्चन है दैनिक जीवन में लोगों को हम कौन कौन से कार्य देखते हुए हैं, इसका जवाब भी हमको देना है गद्यांश के आधार पे। तो गद्यांश के आधार पर इसका आंसर होगा दैनिक जीवन में लोगों को हम विभिन्न प्रकार के कार्य करते हुए देखते हैं, जैसे सड़क पर ठेला लगाना, दूध वाला, नगर निगम में सफाई कर्मी आदि। क्वेश्चन 3, बाबा आमटे और सुंदरलाल बहुगुणा अपने किन किन कार्यों के लिए जाने जाते हैं। आंसर, बाबा आमटे रोगियों की सेवा एवं सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। ये दोनों अपने कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिलों में शासन किया और अमर हो गए। सेक्शन बी, जिसमें 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन में से हमको 4 क्वेश्चन का जवाब देना है, लेकिन यहाँ पर वीडियो में हम लोग 5 क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। एग्जाम में हमको 4 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है बालिका मैना ने सेनापति हे को कौन कौन से तर्क देकर महल की रक्षा के लिए प्रेरित किया। आंसर होगा बालिका मैना ने सेनापति हे को कहा कि उस जड़ महल ने अंग्रेज़ों का कोई नुकसान नहीं किया था, इसलिए उन्हें उस महल को नहीं गिराना चाहिए। महल ने अंग्रेज़ों का कुछ नहीं बिगाड़ा है, इसलिए उसे छोड़ना उचित रहेगा। उसे छोड़ना उचित रहेगा, यहाँ पे नहीं होगा, उसे छोड़ना उचित रहेगा, यानी उसको गिराना नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है महादेवी वर्मा उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई। आंसर होगा महादेवी वर्मा उर्दू फारसी नहीं सीख पाई क्योंकि इसे बचपन से ही इन भाषा पर रुचि नहीं थी। बचपन में उन्हें मौलवी के पास उर्दू सीखने के लिए भेजा गया था, पर वह नहीं सीख पाई। क्यों नहीं सीख पाई थी? क्योंकि उसे बचपन से रुचि नहीं था। बस एक पॉइंट याद रखना है, पूरा आंसर याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। आंसर, कोयल की कूक सुनकर कवि की आक्रोश और असंतोष जैसी प्रतिक्रिया थी, क्योंकि जेल में बंद भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार और यातनाओं से कवि विचलित हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी, पर अंग्रेज उसे, यहाँ पर से नहीं उसे होगा, नष्ट करना चाहते थे, क्यों। आंसर होगा मैना जड़ पदार्थ मकान को बचाना चाहती थी, पर अंग्रेज उसे नष्ट करना चाहते थे, क्योंकि यहाँ पर उसे होगा, से नहीं, क्योंकि मैना उसी मकान में पली बड़ी थी। उसके पिता और परिवार यहीं समाई हुई थी, लेकिन अंग्रेज़ों के लिए यह महल उसके दुश्मन नाना साहब की निशानी था, इसलिए उसे मिट्टी में मिला देना चाहते थे। क्वेश्चन 5 में जो है, इसमें से सिर्फ 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं सबका उत्तर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है रीढ़ की हड्डी शीर्षक एकांकी के द्वारा लेखक ने समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत किया है। आंसर होगा रीढ़ की हड्डी एकांकी के माध्यम से समाज में व्याप्त दहेज की समस्या, लड़कियों की शिक्षा में कमी, लड़की के पिता की विवशता, दहेज प्रथा, युवाओं में शिक्षा एवं चरित्र की मजबूती के प्रति घटती रुचि आदि बुराइयों की ओर संकेत किया है। अगला क्वेश्चन है गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए, आशय स्पष्ट कीजिए। यानी इसका जो ये पॉइंट दिया हुआ है, ये जो लाइन दिया हुआ है, गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए, इसका स्पष्ट करना है, अर्थ बताना है इसका।
तो आंसर होगा गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। इस कथन का अर्थ है कि गरीबों की रोजी रोटी नहीं छीनना चाहिए। माटी वाली या काली नहीं होगा, माटी वाली जब अपने काम से घर लौटती है तो उसका पति मर चुका होता है। जब बांध के कारण सारे शमशान पानी में डूब जाते हैं तो उसे अपने पति के अंतिम संस्कार की चिंता होती है। उसके लिए घर और शमशान में कोई अंतर नहीं था। इसी दुख के आवेश में यह कहती है, क्या कहती है, कि गरीब आदमी का शमशान नहीं उजाड़ना चाहिए। क्वेश्चन गौ है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हैं तो आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। यानी कि समाज में, हमारे समाज में अब महिलाओं को उचित गरिमा यानी कि उचित उसको पद जो मिलनी चाहिए उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने के लिए हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। पहला, हम स्वयं भी नारी का सम्मान करें एवं दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। क्योंकि पहले किसी भी चीज़, कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले हमको अपने आप को, खुद को बदलना होगा। इसलिए स्वयं भी नारी का सम्मान करें और दूसरे को इसके लिए प्रेरित करें, ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दें। तीसरा, नारी के प्रति हो रहे अत्याचार का विरोध और उसके बचाव के लिए संघर्ष करें। चौथा, दहेज का विरोध और उन्हें उचित गरिमा दें। सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो 4 दिनों के लिए अवकाश के लिए यानी 4 दिन छुट्टी के लिए प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखना है, जिसका फॉर्मेट है, सेक्शन सी में है 4 दिनों के अवकाश हेतु प्रधानाचार्य को एक आवेदन पत्र लिखें। यहाँ पर स्थान लिखेंगे, फिर नीचे दिनांक लिखेंगे और उसके बाद लिखना शुरू करेंगे। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी। प्रधानाचार्य यहाँ पर क्वेश्चन में जैसा रहेगा, यहाँ प्रधानाध्यापक रहेगा, या प्रधानाध्यापक रहेगा तो यहाँ प्रधानाध्यापक लिखेंगे। यहाँ पर अपना स्कूल का नाम लिखेंगे, फिर महोदय या महाशय लिख के आगे बढ़ेंगे। सविनय निवेदन यह है कि पिछले 2 दिनों से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बार बार बुखार आ रहा है, डॉक्टर ने आराम करने की सलाह दी है, अतः आपसे प्रार्थना है कि दिनांक, यहाँ पर डेट डाल देंगे, जिस दिन एग्ज़ाम है हम लोगों का उस दिन का डेट डाल दिए हैं, 15/6/22 से 19/6/22 तक मुझे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें, धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य। यदि आप छात्रा हैं तो यहाँ पर शिष्या लिखेंगे, या फिर यहाँ पे जो लड़के हैं मतलब वो छात्र लिख सकते हैं, लड़कियाँ यहाँ पे छात्रा लिखेंगे, या फिर लड़के शिष्य लिखेंगे और लड़कियाँ शिष्या लिखेंगे, और यहाँ पर अपना नाम और अपना रोल नंबर लिख देंगे। इसके अलावा यदि आप आवेदन नहीं लिखना चाहते हैं तो इसके अथवा में क्वेश्चन रहेगा जो पत्र लिखना है। तो ये पत्र है, अपनी छोटी बहन को समय के सदुपयोग की सलाह देते हुए एक पत्र लिखें। जिसका आंसर होगा, सबसे पहले यहाँ पर स्थान और दिनांक डालना है, उसके बाद अपनी बहन का नाम लिखना है, या फिर प्रिय छोटी बहन भी दे सकते हैं, नाम ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर यहाँ पर नीचे शुभाशीष लिखेंगे, जो अपने से छोटे रहेगा, ये सबके लिए हम शुभाशीष से वर्ड का यूज करेंगे। हाँ, तो शुरू करना है। आशा करता हूँ कि तुम सकुशल होंगी, छात्रावास में तुम्हारा मन लग गया होगा, तुम्हारी दिनचर्या भी नियमित चल रही होगी। तुम अत्यंत सौभाग्यशाली लड़की हो जो तुम्हें बाहर रहकर अपने जीवन संवारने का अवसर प्राप्त हुआ है, परंतु वहाँ छात्रावास में इस आज़ादी का दुरुपयोग मत करना। बड़ा भाई होने के नाते मैं तुमसे यह कहना चाहता हूँ कि तुम समय का भरपूर सदुपयोग करना। शुभकामनाएं सहित तुम्हारा भाई। यहाँ पर नाम लिख देंगे, भाई है। उसके बाद जो है वो निबंध दिया हुआ है। निबंध भी मतलब 3 निबंध है, इसमें से सब में अथवा लगा हुआ है, इसमें से कोई एक लिखना है, लेकिन हम लोग यहाँ पर तीनों निबंध कवर करेंगे। पहला है पर्यावरण प्रदूषण एक गंभीर समस्या। संकेत बिंदु दिया हुआ है, अर्थ, प्रदूषण के प्रकार, प्रदूषण के कारण, सुधार के उपाय, उपसंहार।
यानी सबसे पहले अर्थ बताना है हमको कि प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण क्या है। उसके बाद पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार बताना है, फिर उसके कारण बताना है, फिर उसे कैसे सुधारा जा सकता है बताना है, और उसका उपसंहार बताना है, उसका अंतिम बताना है। ये पर्यावरण प्रदूषण क्या है ये नहीं है। तो अर्थ, जब पर्यावरण में रासायनिक पदार्थ, जहरीले गैसों का उत्सर्जन और ऐसे पदार्थ जो कि पर्यावरण के अनुकूल नहीं होते हैं और उसका वर्चस्व मानव गतिविधियों द्वारा बढ़ने लगता है, जो मानव और अन्य जीवित प्राणियों को नुकसान का कारण बनाता है, उसे वातावरण प्रदूषण कहेंगे। ये इसका अर्थ हुआ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला वायु प्रदूषण। हवा में प्रदूषण मिलने पर वायु दूषित हो जाता है, जिसे हम लोग वायु प्रदूषण कहते हैं। दूसरा है जल प्रदूषण। जल में प्रदूषण मिलने पर जल दूषित हो जाता है, जिसे जल प्रदूषण कहते हैं। तीसरा है मृदा प्रदूषण। मिट्टी में कई प्रकार की गंदगी मिलने पर वह दूषित हो जाता है, यानी मिट्टी की गुणवत्ता कम हो जाता है, जिसे मृदा प्रदूषण कहते हैं। चौथा है ध्वनि प्रदूषण। वातावरण में कई प्रकार के शोर होते हैं, जिससे मानव में सुनने की क्षमता कम हो जाता है, इसे ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब प्रदूषण के कारण क्या है? जो भी पर्यावरण में प्रदूषित होने के कारण है वह सभी मानव जनित गतिविधियां हैं, यानी पर्यावरण में जितने भी पर्यावरण प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से कौन? मानव ही जिम्मेवार है। और पृथ्वी पूरे ब्रह्मांड में एकमात्र ऐसी ग्रह है जहां पर्यावरण मौजूद है और जीवन संभव है। लेकिन पिछले कई वर्षों से मानव और पर्यावरण में संतुलन होने के कारण इस पृथ्वी पर जीवन फल फूल रहे हैं, परंतु मानव इस जिज्ञासा वाली भाव ने और अनुसंधान और विकास की सीढ़ी ने हमेशा पर्यावरण को ठेस पहुंचाया है। इसका उपाय है, सुधार का उपाय क्या है? पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए किसी 2-4 मानव के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसे कम करने और रोकने के लिए सबकी भागीदारी होनी चाहिए। अगर ज़्यादातर लोग भी अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाता है तो अन्य दूसरे लोग भी उन्हें देखकर सीखेंगे, क्योंकि हमारे देश में लोग अक्सर एक दूसरे के नकल करते हैं। उपसंहार, हमें विकास की स्वतंत्र अवधारणा का निर्माण कुछ इस प्रकार करना होगा जिससे विकास की गति में हम पिछड़ भी न जाएं तथा विकास के कारण हमें पर्यावरण की विभिन्न समस्याओं से भी न जूझना पड़े। हर समाज के जीने का अपना ढंग होता है, जीवन शैली होती है, भाषा, रहन सहन, एक समुचित जीवन दृष्टि होती है, और ये सब उन इलाके के पर्यावरण से संचालित होती है। दूसरा निबंध है कंप्यूटर एक वरदान। इसका संकेत बिंदु है भूमिका आविष्कार, उपयोग, दुष्परिणाम, उपसंहार। तो भूमिका में परिचय देना है इसका। आज का युग तकनीकी और वैज्ञानिक युग है। आज तकनीकी आविष्कारों में कंप्यूटर भी वैज्ञानिक की देन है, जो एक सर्वशक्तिमान सुपरमैन की तरह है, परंतु यह केवल एक स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। उसका प्रयोग संस्थानों तथा उद्योग धंधों, कार्यालय, हर क्षेत्र में इसका प्रयोग विशाल रूप से किया जा रहा है। एक प्रकार के यांत्रिक मस्तिष्क या यूं कहें इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। कंप्यूटर शब्द, यहाँ पे पूर्ण विराम होगा, कंप्यूटर शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है। इसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर बहुत कम समय में गणना करके हमारे आंखों के सामने इसकी गणना निकाल देता है। उपयोग, कंप्यूटर के उपयोग पॉइंट वाइज लिखनी है। कंप्यूटर का उपयोग औद्योगिक क्षेत्र में होता है। कंप्यूटर का प्रयोग घरों में किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग सूचना एवं संचार के क्षेत्र में किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग बैंक में किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग विज्ञान में किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग चिकित्सा स्वास्थ्य में किया जाता है। इसका उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग खेलों में भी किया जाता है। कंप्यूटर का उपयोग सभी प्रशासनिक क्षेत्र और सरकारी कार्यालय में किया जाता है। दरअसल ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा जहां कंप्यूटर का प्रयोग नहीं किया जाता है।
यह कार्य को बहुत ही कम समय में पूरा कर देता है। अब इसका कंप्यूटर का कुछ दुष्परिणाम भी है। जो इसका दुष्परिणाम क्या होगा, इसकी लत मानव को बीमार बना सकता है। यानी आवश्यकता से अधिक के समय तक अगर हम लोग कंप्यूटर पर काम करते हैं तो उससे हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। इससे निकलने वाली रेज जो होता है वो आँख को इफेक्ट करता है। मोबाइल कंप्यूटर पर ज़्यादा देखने से आँखों को नुकसान भी होगा। ज़्यादा मोबाइल या कंप्यूटर का यूज करते हैं तो आँखों को नुकसान होगा। लोगों का मिलना जुलना बंद हो गया। लोग ज़्यादातर सोशल नेटवर्किंग साइट जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप पर चैट करना ज़्यादा पसंद करने लगे। ये भी दुष्परिणाम ही है, क्योंकि लोग उस समय मतलब एक दूसरे से मिलकर बात करते थे और अब जो है वो मिलना जुलना बंद हो गया, सिर्फ चैटिंग से बात होता। इसका उपसंहार है, कंप्यूटर लोगों के कार्य को आसान बना देते हैं, जिसके कारण आजकल लोग कंप्यूटर पे ही पूरी दुनिया निर्भर हो गए हैं। कंप्यूटर का अधिक इस्तेमाल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। कंप्यूटर की स्क्रीन पर ज़्यादा देर देखने पर कई बार इन लोगों की आँख भी खराब हो जाती हैं। अगला निबंध है स्वच्छता का महत्व। संकेत बिंदु, भूमिका, अर्थ, लाभ, स्वच्छ न रहने के दुष्परिणाम। तो भूमिका है, स्वच्छता का तात्पर्य है अपने घर, पर्यावरण और आसपास में साफ सफाई रखना, खुद को शारीरिक तौर पर साफ रखना। स्वच्छता जिंदगी में बहुत आवश्यक है। अर्थ, साफ सफाई सिर्फ नहाने या हाथ धोने से नहीं होता है, बल्कि आस पड़ोस से लेकर मोहल्ले और शहर को साफ सुथरा रखना भी होता है। कचरा और कूड़ा कूड़ेदान में फेंकना जरूरी होता है। ये इसका अर्थ हो गया पर्यावरण स्वच्छता का। इसके लाभ क्या है, अगर मनुष्य स्वच्छता का हर रोज और हर समय पालन करता है तो वह विभिन्न प्रकार की बीमारियों से दूर रहता है। अच्छे स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए साफ सफाई बहुत जरूरी है। हर परिवार के प्रत्येक सदस्य को स्वच्छता के विषय में जागरूक करना अनिवार्य है। सबसे पहले बच्चों को स्वच्छता के बारे में समझाना होगा। वायु, मिट्टी, जल प्रदूषण को सिर्फ मनुष्य नियंत्रित कर सकता है। यह मनुष्य द्वारा उत्पन्न की गई समस्याएं हैं। अब स्वच्छ से न रहने के दुष्परिणाम, अगर हम स्वच्छ नहीं रहते हैं तो हमें कौन कौन सी परेशानी होगी वो पे। हर मनुष्य को स्वच्छता के राह पर चलना चाहिए, अर्थात अपनी सफाई खुद करनी चाहिए। सिर्फ घर की सफाई नहीं बल्कि अपने आस पड़ोस में गंदगी ना हो, यह सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेवारी है। ऐसा न करने से कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होता है। कोविड-19 भी इसी का परिणाम है। कोविड-19 भी जो है ये भी मानव की गलती के कारण ही उत्पन्न हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, स्वच्छता अभियान को लेकर दो मित्रों के बीच हुए संवाद। संवाद मतलब बातचीत होता है, बातचीत दो मित्र के बीच बातचीत होगा, वो किसके आधार पर, विद्यालय में स्वच्छता अभियान को लेकर। तो इसके बातचीत को लिखते हैं। तो ये दो मित्र का नाम लिए हैं श्याम और सुरेश। आप इसके कुछ अलग भी नाम ले सकते हैं, जो आसान हो, जो छोटा नाम हो, कोई भी दो मित्र का नाम लेना है। तो श्याम कहता है सुरेश से, और भाई सुरेश क्या हाल चाल है। तो सुरेश बोलेगा बढ़िया है भाई, तू बता कैसे है। श्याम, मैं ठीक हूँ, क्या तूने वह प्रधानमंत्री का स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सुना है। सुरेश बोलेगा हाँ भाई सुना तो है, बहुत ही अच्छा अभियान है और इस समय इस अभियान का सख्त ज़रूरत है। श्याम, ज़रूरत तो है लेकिन सिर्फ अभियान शुरू करने से कुछ नहीं होगा, लोगों को इस बारे में इस बात पर अमल भी करना होगा जो स्वच्छता अभियान में बताई जा रही है। सुरेश, हाँ वह तो करना ही होगा, बिना उसके अभियान सफल नहीं हो सकता। कोई भी अभियान तभी सफल हो रहता जब उसमें जनता का साथ हो। श्याम, सही बात है भाई, सरकार के सिर्फ अभियान शुरू करने से कुछ नहीं होगा जब तक जनता उस अभियान का सहयोग नहीं करेगी। सुरेश, और क्या भारत को स्वच्छ रखना सिर्फ भारत सरकार का ही कर्तव्य है ना, हम भारतवासियों का भी कर्तव्य है। श्याम, हाँ सही बात है, जरा सोचो, अगर सारे भारतीय यह बात ठान ले कि भारत को स्वच्छ रखेंगे तो गंदगी कहीं नहीं रहेगी। सुरेश, हाँ, और हमारा भारत विश्व का सबसे स्वच्छ देश बन जाएगा। इसलिए मैं आज रन करता हूँ, ये रन नहीं यहाँ पर प्रण होगा, आज मैं प्रण करता हूँ यानी कि शपथ लेता हूँ कि मैं कभी भी
कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकूंगा। यहाँ पर थोड़ा नहीं, यहाँ पर कूड़ा होगा, कूड़ा कचरा, कूड़ा इधर उधर नहीं फेंकूंगा। चलो, भारत को स्वच्छ बनाएं और प्रधानमंत्री स्वच्छता अभियान में अपना सहयोग दें। दूसरा संवाद है अथवा में, कोरोना महामारी के विषय में दो मित्रों के बीच हुए संवाद को लिखना है। तो इसमें भी दो मित्र का नाम लिए, राम श्याम। राम, नमस्कार। नमस्कार मित्र, कैसे हो? श्याम, ठीक हूँ, तुम कैसे? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। राम, हाँ मित्र, मेरे इलाके में कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। श्याम, हाँ मित्र, कुछ समय पहले मेरी कॉलोनी में भी कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया था। राम, यहाँ भी ऐसा ही है, घर का सामान लाना ही एक बड़ी चुनौती जैसा लगता है। श्याम, हाँ मित्र, पिताजी काम पर नहीं जा पाते हैं, इससे घर के आर्थिक समस्या खड़ी हो गई है। राम, मित्र, इन सबसे अलग हमारी पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। श्याम, सही कहा मित्र, परीक्षा आने वाली है और तैयारी भी पूरी नहीं हो पाई है। राम, हाँ, ऑनलाइन पढ़ाई में हमें अपना श्रेष्ठ नहीं दे पाते हैं। श्याम, आशा करते हैं मित्र, इस महामारी से हमें जल्द ही छुटकारा मिल जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करेंगे। हम भी बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, इसलिए आप लोगों से बस एक ही निवेदन है कि आप लोग लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।